फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए आज का भाग में हम लोग देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चन को। तो ये आप लोग के सीडीपी का है, ये आप लोग के पेपर सेकेंड का है। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग इन चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो ये हो सकता है पहले हम लोग, लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होगा उसी को चुना जाएगा। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, आपके देश में कुल कितने राज्य हैं या कितनी राजधानियां हैं। तो ये तो बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान है। आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति, तो ये भी आप लोग का रटा रटाया है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो ये आपका जहाँ पे क्यों क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे समालोचनात्मक और चिंतन विकास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि समालोचनात्मक, देखिए समालोचनात्मक थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपसे भूमिका के बारे में पूछा गया है कि भूमिका बताइए। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक होता है समावेशी और एक होता है एकीकृत। सबसे पहले एकीकृत ही आया था, उसके बाद समावेशी आया। समावेशी का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाइए, बच्चा विकलांग हो, स्वस्थ हो, प्रभावशाली हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इसमें यही संशोधन किया गया समावेशन में, लेकिन उनके आवश्यकता के अनुसार आप उन बच्चों का, जैसे कि जो बच्चा कम सुनता है उसके लिए मशीन का उपयोग कर सकते हैं या अगले बेंच में बैठा सकते हैं। लेकिन एकीकृत यही कहता है कि एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाना है, बैठाना है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि बच्चे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति आपको करना है। तो इसलिए एकीकृत फेल हुआ। उसके बाद समावेशी आया। तो पूछा है समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या शामिल है। तो सभी विद्यार्थी के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थी को उनकी योग्यता के आधार पर पृथकीकरण और वर्गीकरण। ये तो जहां आप देख लीजिए कि बच्चों को पृथकीकरण किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, तो एकदम देखिए कि उसको गलत कर सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट कर, आप लोग को पॉजिटिव और निगेटिव टैग के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप लोग का टाइम भी बच जाता है और कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो उसकी वीडियो बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पृथकीकरण तो करना नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, तो केवल जहां पे आ गया तो वो भी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों को पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्यों में लचीलापन करना। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर 4 हो जाएगा कि बच्चे के व्यक्तिगत अंतरों को पहचानिए। जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो आप उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला चौथा क्वेश्चन पूछा गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे ये जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पाइगोट एंड लॉ, यानी लॉ आयोजगी के नाम आप लोग उनकी थ्योरी पढ़े होंगे, तो उससे क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, विकास पर भाषा का प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव आइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उन लोग के दृष्टिकोण में भिन्नता है। उसके बाद यहाँ पे खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है।
देखिए वाइगोस्की का कहना था कि पहले बच्चे को भाषा आती है फिर विचार आता है, लेकिन वहीं पे जीन पियाजे कहें कि पहले बच्चे को विचार आता है उसके बाद भाषा आता है। तो ये दोनों लोग की अपोजिट बातें थी, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी सही है। अब ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल है क्योंकि दोनों सही है। तो यहाँ पे अगला क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि सही व्याख्या नहीं है। ये जीन पियाजे और वाइगोस्की के बारे में बात किया गया है और ये बच्चे के अवसर के बारे में बात किया गया है। तो सही तो दोनों है और दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है और 5वां क्वेश्चन है क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो समझ का अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से आपको सही बताना है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, समझ की अग्रवर्ती गहनता होती है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, सीखने की तेज गति होती है, उसके बाद समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर थोड़ी ना होते, वो तो खुद प्रतिभाशाली है, वो दूसरों पे निर्भर क्यों रहेंगे। शारीरिक विकास, उनके शारीरिक विकास में कोई तेजी नहीं होती, उनके बुद्धि में बुद्धि तेज होता है, इसलिए उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो जहां जहां सी और डी है उसको काटिए और आपका ऑप्शन 4 बच गया, सही हो गया आपका 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, श्रवण बाधित यानी सुनने में प्रॉब्लम है बच्चे को के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और जितनी थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं सीडीपी में, तो सीडीपी में आप आराम से 24, 26, 28, 30 भी ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 26, 24, 28 के बीच में ही आप नंबर ला देंगे। आपका जो सीडीपी वाला पार्ट होता है वहां से आपका ज्यादा नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि सीडीपी आपके समझ बेस होता है। लेकिन हाँ, अगर आप समझ बेस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लगता है। ऑप्शन लंबे लंबे होते हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट होनी चाहिए, पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए कि किसको कितने तेज से पढ़ के आप उस क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं। तो ये आपके अंदर कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के, तभी तो आप सीडीपी में अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी आता है, तो वहां पे एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पूछा क्या है, श्रवण बाधित के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी यहाँ पे आपको 6वां का सही पूछा है। तो श्रवण जो बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों के संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाजों करके बच्चों को सुनने की अक्षमता श्रवण बाधित को विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया, ये बिल्कुल गलत है। वो बेचारे को तो सुनाई कहाँ देता है, बच्चे को जब सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसके पास कितना भी तेज बोलेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है, समावेशी के संदर्भ में ही पूछा गया है कि इन द यहाँ पे कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम के बारे, लर्निंग एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया है। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा, यानी आप सीखने की अपेक्षा में समान है जबकि वो किससे भिन्न है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, संवर्धक है, गतिवर्धन है, संशोधन समायोजन है, गतिवर्धन संवर्धन है और समायोजन संवर्धन है। तो यहाँ पे अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वो भिन्न होती है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे 7वां का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मकवादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं को ध्यान में नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस करने से ही अभ्यास होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ज्ञान व्यक्तिपरक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ज्ञान बहुलवादी
रूढ़िवादी और विविधता होता है। तो एक होता है बाह्य मोटिवेशन और एक होता है आंतरिक मोटिवेशन। तो जो बाह्य मोटिवेशन होता है कुछ समय के बाद समाप्त होता है, लेकिन आंतरिक आपका मोटिवेशन है तो आप जिस कार्य में लगेंगे उसको कर जाएंगे। तो ये ही आपका गलत हो जाएगा और ये आप लोग नहीं पूछा है तो सही आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछा गया है। तो कोई कार्य होता है जो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमको इसको करना है, लेकिन कभी कभी आप इमोशनल में किसी की बातें को सुन के मोटिवेशन आता है तो वो कुछ टाइम के बाद समाप्त भी हो जाता है। तो आपको आंतरिक मोटिवेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना का पूरा करना आंतरिक पूछा गया है, तो शिक्षक प्रभावित थोड़ी ना। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार पाने के लिए, तो ये सब बाह्य है। लेकिन आपका यहाँ पे जो आपका दूसरा हो जाएगा ये आंतरिक रूप से, क्योंकि उसको अंदर से आनंद हो रहा है, उसको आंतरिक है तो वो वाद्य यंत्र बजा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शिक्षकों को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादितों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो पहला है वो भी आपका सही कहा गया है और दूसरा भी सही कहा गया। अब जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्योंकि लगाना। और देखिए अब मैं पढ़ रही हूँ इसको, शिक्षक को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि हमें जब क्योंकि लगाया तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया और ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो यानी आपका चौथा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें का जो साइंस वाला पोर्शन है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और बाकी के जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग क्लास करते रहिए, एनसीईआरटी की बुक को रीड कीजिए, उसके बाद थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी हालत में आपको नहीं छोड़ना, ये सारे आप लोग के